उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में आज की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य में नए खुले थाने और चौकियों के लिए 327 नए पुलिस कर्मचारियों के पदों को मंजूरी दी गई है। वहीं परिवहन निगम ने फ्रीज किए गए 195 पदों को खोल दिया है। मृतक आश्रितों के लिए ये पद रहेंगे। वहीं यूपीएससी और डिफेंस फोर्सेस की तैयारी के लिए भत्ता बढ़ाया गया। मेन परीक्षा के लिए भत्ता बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में बदलाव किया गया। बद्री केदार मंदिर समिति में भर्ती गाइडलाइंस तय कर दी गई हैं। गाइडलाइंस से ही अब भर्तियां होंगी, जबकि अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपए प्रति किलो नमक दिया जाएगा। औद्योगिक भवनों का नक्शा सीडा पास करेगा तो राज्य में बीमा योजना का प्रीमियम भी बढ़ाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सख्त भू कानून को लेकर एक और नई समिति का गठन किया। धामी सरकार ने 5 सदस्यों की प्रारूप समिति बनाई है, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी अध्यक्ष होंगी। प्रमुख सचिव न्याय, सचिव राजस्व और सचिव सामान्य सदस्य होंगे। इसके अलावा सीएम के अपर सचिव जगदीश कांडपाल को भी प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्य में भू कानून के लिए इससे पहले एक समिति बनाई गई थी, जिसने सितंबर 2022 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी और ठोस भू कानून के लिए 23 सुझाव दिए थे। अब नई समिति पिछली समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करेगी। 24 दिसंबर को कई संगठनों ने महारैली का आह्वान किया है। इससे पहले सीएम धामी की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ के राजौरी में सेना पर हुए आतंकी हमले में चमोली के नारायण बगड़ के बमियाला गांव के वीरेंद्र सिंह भी शहीद हुए। वीरेंद्र सिंह के शहीद होने की जैसे ही खबर गांव में पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को रुड़की लाया जा रहा है और शनिवार को शहीद को शव गांव लाया जाएगा। वीरेंद्र सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। पुंछ में हुए इस हमले में 4 जवान शहीद हुए। कोटद्वार के वीर सपूत गौतम कुमार की भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहादत हुई। राजौरी पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए 28 साल के सेना के इस जवान ने अपनी शहादत दे दी। शहीद गौतम कुमार के घर पर इस वक्त मातम है। गौतम कुमार कोटद्वार के शिवपुर इलाके के रहने वाले थे। 11 मार्च को उनकी शादी होने वाली थी। सेना की ओर से परिवार को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। गौतम कुमार 2014 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे और अभी आर्म रेजिमेंट में तैनात थे। हम सब इसके लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं हम लोग सब कि उसकी अब देखो देश के लिए कोई शहीद इसलिए होता है, मतलब हम कसम खाते हैं जब सेना में भर्ती होते हैं कि हम गीता की कसम खा के कहते हैं, तो वो हमने अपने वादे को पूरा किया है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अच्छी बात है कि अभी तक प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट का कोई मरीज नहीं है और स्वास्थ्य अधिकारियों को ये इंश्योर करना चाहिए कि अस्पताल और लैब पूरी तरह से तैयार हों। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस और सहयोगी दलों ने राजभवन कूच किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को हाथीबढ़ कला में रोक दिया। कांग्रेसियों का कहना था कि लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों का निलंबन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत सभी मौजूद थे। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ बोलता है, उनको या तो गिरफ्तारी की जा रही है, ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है। और आज तो गजब हो गया जब 142 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वो सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जो गलत पास देके संसद में आक्रमण कराने की घटना घटाता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जिस तरह से लोकसभा के और राज्यसभा के 140
माननीय सदस्यों का निलंबन हुआ है। निश्चित रूप से वो संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है। और लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के पुजारियों की हत्या हो रही है, अपोजिशन का गला घोंटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, निलंबन किया जा रहा है। देखिए, देश के संसदीय इतिहास में ये पहली मर्तबा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को निलंबित किया गया है। सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के बल पर जो है विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं। इधर नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 की खबर के बाद नैनीताल की सड़कों पर अलाव जलने लगे, जिसका बकायदा देश भर के पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी अब लाभ मिल रहा है। नगर पालिका नैनीताल ने शहर के कई स्थानों पर ऐसे ही अलाव की व्यवस्था की है, जो सैलानियों का ठंड दूर कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने भी सभी पालिकाओं को निर्देश जारी कर अलाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। जिस तरह से लगातार नैनीताल आखिरकार न्यूज 18 की खबर का असर हो ही गया है। ये देख सकते हैं कि नैनीताल की जो माल रोड है वहां पर इस तरह से अलाव जल गए हैं। नगर पालिका ने करीब 6 से 7 स्थानों पर इसी तरीके से अलाव के इंतजाम किए गए हैं। और जो ये पूरा इलाका है ये काफ़ी पॉश इलाका है और पिछले दिनों जिस तरह से लगातार नैनीताल में ठंड बढ़ी है, उसके बाद जो टूरिस्ट का फ्लो है वो भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इस बीच क्रिसमस भी है, उसके बाद 31 का पूरा वीक है, तो जो टूरिस्ट है वो भी काफ़ी यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो ठंड थी वो पिछले दिनों काफ़ी थी। इस तरह से अलाव जलाया जा रहा है और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर जो ठंड से निजात इन लोगों को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से ठंड था, उसके बाद नगर पालिका ने अलाव के इंतजाम किए हैं, तो ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं राहत है। कितना राहत है अलाव जलने के बाद? यहाँ तो बहुत ही ठंड है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है और आ भी नहीं जा रहा है, तो ये अलाव से हमें बहुत फायदा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस तरह से जो अलाव हैं वो नैनीताल में जला दिए गए हैं और तल्लीताल, मल्लीताल या माल रोड वाले इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के अलाव जला दिए गए हैं, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री धामी ने भी इस तरह के निर्देश दिए गए थे कि जहां जहां पर ठंड बढ़ रही है वहां पर अलाव के इंतजाम करें और जो रैन बसेरे हैं उनको बेहतर किया जाए। लेकिन अब जो है नैनीताल में अलाव जल गए हैं और इसके अलावा आने वाले वीकेंड में, इस वीकेंड में क्रिसमस है, अगले वीकेंड में 31 है, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को भी इसका लाभ मिलेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी 24 दिसंबर से पदयात्रा निकालने जा रही है। मोदी है ना अभियान की शुरुआत, मोदी है ना इस अभियान की शुरुआत शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में होगी, जिसमें पहली बार वोट दे रहे युवाओं को कनेक्ट करने की कोशिश है। युवा मोर्चा और देहरादून महानगर की ओर से आयोजित पदयात्रा में युवाओं को जोड़ने की पहल होगी, जिसमें लोगों को पीएम मोदी से डायरेक्ट कनेक्ट करने की यह कोशिश है। 11,000 लोग पदयात्रा में शामिल होंगे, ये लक्ष्य है। हमने कल्पना करी कि उत्तराखंड का युवा जब मोदी है ना कहकर एकजुट होगा और एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा अभियान हम खड़ा करेंगे 2024 के चुनाव के लिए, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए हमारे उत्तराखंड की ओर से ये एक भेंट स्वरूप होगा कि मोदी है ना अभियान के जरिए हम लाखों युवाओं को, महिलाओं को, व्यापारियों को, विभिन्न वर्ग के लोगों को हम इस मोदी है ना अभियान से जोड़ने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति यहां गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर यूनिवर्सिटी और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। यूनिवर्सिटी के दयानंद स्टेडियम में बड़ा पंडाल बनाया गया है। उपराष्ट्रपति के दौरे के चलते पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। आईजी गढ़वाल ने हरिद्वार पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 4 आईपीएस अधिकारी और 11 एडिशनल एसपी और एसपी, 6 कंपनी पीएसी और बड़ी संख्या में आर्मड पुलिस और सिविल पुलिस के जवानों की नियुक्ति की है।
चमोली के किरूली गांव में पांडव नृत्य किया गया, जिसमें गेंडा वध देखने लोगों का जनसैलाब उमड़ गया। पांडव चौक पर सभी ने नृत्य किया। पांडवों की तरफ से पांडव नृत्य की शुरुआत हुई। इसके बाद नारायण भगवान का पपैया के पेड़ के साथ विवाह किया गया, जिसके बाद भगवान नारायण को उनके घर तक आदर पूर्वक पहुंचाया गया। पांडव चौक पर अर्जुन गेंडे का वध करते हैं और पांडव लीला का भव्य मंचन करते हैं। इस मंचन से लोक संस्कृति जीवंत हो जाती है, ये यहाँ मौजूद दर्शकों का कहना है। हर साल लोक जात के रूप में चलने वाली नंदा देवी की उत्सव डोली सिद्धपीठ देवराड़ा में 6 महीने रुकने के बाद सिद्धपीठ कुरुड़ के लिए रवाना हो चुकी है। मंदिर के प्रांगण में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोकगीत, जागर, झोड़े गाकर देवी की डोली को विदाई दी गई। पहले पड़ाव सुनाओं के बाद डोली रात्रि विश्राम के लिए बजवाड़ गांव में पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में नागराज देवता के मंदिर में पांडव नृत्य का समापन समारोह हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गांव वालों ने प्रसिद्ध नागराज मंदिर में दर्शन किए और ढोल दमाऊं की धुन पर नाचते नजर आए। गांव वालों ने नागराज देवता के मंदिर को पर्यटन स्थल से जोड़ने की मांग की। यहाँ से शिखर पर हमारा त्रिलोकपुर धाम है भगवान नागराजा का, जिसको हम टूरिस्ट प्लेस बनाना चाह रहे हैं और वहाँ पर एक रज्जू मार्ग हो जाए, एक बढ़िया सा आने जाने के लिए जो एक मार्ग बन जाए। हर की पैड़ी कॉरिडोर योजना से पहले हर की पैड़ी पुलिस चौकी के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है। योजना के मुताबिक पुलिस चौकी को हर की पैड़ी की थीम और उत्तराखंड के पारंपरिक शैली के तहत डेवलप कर रही है। हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर एक डीपीआर तैयार की गई है। इसके बाद कॉरिडोर का काम शुरू किया जाएगा। हर की पैड़ी चौकी का रिकंस्ट्रक्शन कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का काम माना जा रहा है। फिलहाल हर की पैड़ी पुलिस चौकी यहां से 100 मीटर की दूरी पर शिफ्ट की गई है। पहाड़ों पर ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद जगह जगह प्राकृतिक झरने भी अब जमने लगे हैं। पीने का पानी भी जमने की कगार पर है। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों पर 2 दिन बाद मौसम के साफ होने का अनुमान जाहिर किया है, लेकिन इसी बीच बर्फबारी और बारिश की चेतावनी भी है। पहाड़ों पर पड़ रही सूखी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। सड़कों पर बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि फिसलन हो गई है। चलने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। पहाड़ के ऊंचे इलाकों में भले ही बीते कुछ दिनों में स्नोफॉल हुआ हो, बावजूद इसके आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते कुछ सालों में यहाँ की सर्दियां गर्म रहने लगी हैं। आलम यह है कि ज्यादा ऊंचे इलाकों को छोड़ दें तो पहाड़ के निचले इलाकों में बारिश नहीं होने से सूखे जैसी स्थिति बन गई है। इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या फिर कुछ और, पहाड़ का मौसम सर्दियों में बीते 3 साल से बदला हुआ है। आलम यह है कि सर्दियों के जिन महीनों में पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी जमकर होती थी, वहीं बीते 2 सालों की तरह इस साल भी हर तरफ सूखा ही नजर आ रहा है। ज्यादा ऊंचे इलाकों को छोड़ दें तो पहाड़ के निचले इलाकों में कड़कड़ाती ठंड पूरी तरह से गायब है। साथ ही इस बार अधिकतम तापमान 4 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ चुका है। हालात तो ये हैं कि मौसम के इस बदले मिजाज का असर ग्लेशियर पर भी पड़ रहा है। हमारा जो अधिकतम तापमान है वो भी देखने में आया करीब, इस बार हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले करीब 4.3 डिग्री ये दिसंबर के महीने में बढ़ गया है टेम्परेचर। तो इससे भी जो है फसलों पे एक तो पानी नहीं है, दूसरा तापमान बढ़ने से भी उन पे जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव के कारण खेती तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही इसका असर बागवानी पर भी पड़ रहा है। यही नहीं, बारिश और बर्फबारी की बेरुखी से पेयजल संकट भी गहरा गया है।
हालात तो इस कदर खराब हैं कि प्राकृतिक जल स्रोत पूरी तरह सूख गए हैं। बीते 3 सालों में पहाड़ के मौसम में काफी तब्दीली देखी गई है। साल 2021 के नवंबर में रत्ती भर भी बारिश नहीं हुई थी, जबकि दिसंबर में 9.8 mm बारिश हुई थी। बीते साल नवंबर और दिसंबर में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। वही बात इस साल की करें तो नवंबर में 3 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन दिसंबर में अब तक सूखा ही पड़ा है। मौसम में आ रहे इस बदलाव को जानकार इंसानों के साथ ही खेती के लिए भी खतरनाक मान रहे हैं। हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं उनमें कमी आएगी, और साथ में जो है ड्राई मौसम होने से जो है आपके जो एलर्जी की जो है प्रॉब्लम्स जो है होएगी, और साथ में जो है जो वेजिटेशन वगैरह है या जो क्रॉप्स है उन पर भी जो है इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहाड़ के मौसम में आ रही ये तब्दीली पूरे उत्तर भारत को प्रभावित कर रही है। यही नहीं, बारिश और बर्फबारी के बदले पैटर्न ने पर्यावरण में भी खासा बदलाव किया है। ऐसे में अगर सर्दियां यूं ही बढ़ते पारे के साथ गुजर गई तो तय है कि आने वाले दिनों में लोगों को कई और दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।